हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं TRE 1 से लेकर 3 तक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इसका क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी, जिस कारण संविधान के बृहत संविधानों में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? ऑप्शन ए, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी। ऑप्शन बी है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। ऑप्शन सी है दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल 1965 से 1966 में भारत के खाद्यान्न की समस्या, भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 तथा दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा था। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। भारत में प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यह वर्ष 1977 से 1982 तक भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए संसद में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? DMK 16 सांसद निलंबित हुए थे, TMC के 13 सांसद और कांग्रेस के 41 सांसद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के नए संसद भवन में सांसदों को निलंबन का आंकड़ा 146 तक पहुंच गया था। इसमें सर्वाधिक कांग्रेस 58, जिससे लोकसभा 41 और राज्यसभा के 17, DMK के 21 सांसद, लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 5, तृणमूल कांग्रेस के 21 सांसद, 13 लोकसभा और राज्यसभा से 8 शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए कितना आयु है? तो 25 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति का हम लोग मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु चाहिए न्यूनतम? तो इसके लिए तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? 28 मई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2022। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 मई 2023 को नए संसद भवन को देश को समर्पित किया गया था, 28 मई 2023। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को संसद भवन की आधारशिला रखी थी। यह 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। 28 मई 2023 को देश को समर्पित किया गया था। इसकी डिजाइन विमल पटेल ने तैयार की थी। इसमें कुल कितनी सीटें थी? तो कुल इसमें 1272 सीटें थी और इसमें लोकसभा से कितने सीटें? तो 888 और राज्यसभा से 384। नए संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। आधारशिला इसका 10 दिसंबर 2020 को और किस दिन इसका उद्घाटन हुआ था? तो 28 मई 2023 को। इसका डिजाइन कितने बनाया था? तो विमल पटेल। कुल कितने सीटें थी? तो 1272, जिसमें से लोकसभा की 888 सीटें और राज्यसभा की 384।
नए संसद भवन को किस नाम से जानते हैं? तो संविधान सदन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो कुल सीटें 1272 है, जिसमें से लोकसभा की 888 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो किसने नए संसद भवन को बनाया था? तो पद्मश्री बिमल पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा से पूछा गया। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने के फैसले में कौन सा तथ्य वर्णित है? तो इसका देखिएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समूहपूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी। ऑप्शन बी है, 2019 अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। ऑप्शन सी है, 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पर रिहाई करने का आदेश दिया। ऑप्शन डी देखिएगा, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और उज्ज्वला भुइया ने निर्णय दिया था। तो इसका आंसर चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, बिल्किस बानो केस प्रकरण 2002 का है। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट 2 सदस्यीय बेंच बीबी नागरत्ना एवं उज्ज्वला भुइया ने गुजरात सरकार के फैसलों को रद्द किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश विधायी उपायों को पूर्णतः उसके भाग्य को शून्य कर सकती है। ऑप्शन बी है, यह संविधान पूर्ण आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में विधि शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया जाता है, जिसमें न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग्य को शून्य कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। इसका आंसर डी होगा। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि इसका ऑप्शन दिया है, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ऑप्शन बी है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालय के केंद्रीय शासन एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग में गठित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो संविधान के सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत केशवा भारती बनाम केरल राज्य वाले में दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है।
किंतु उसके संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऑप्शन बी है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था। ऑप्शन सी दिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन 4 है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी, पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। अगला टॉपिक है, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय संघ क्षेत्र से क्वेश्चन है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है संसद। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके संबंधित राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो उच्च हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसके राज्यपाल से परामर्श ली जाती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का राष्ट्रपति के पास है। तो ये इसका अंतर देख लीजिएगा एक बार कि अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो तो किसके पास अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो इसका अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। और इन दोनों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन अगर संख्या बढ़ाना हो तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जिम्मेदार हैं और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना हो तो संसद के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां से पूछा गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जो जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है PB नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है HT देवगौड़ा, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए PB नरसिम्हा राव। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। कुछ समय भारत के प्रधानमंत्री PB नरसिम्हा राव थे। इस संशोधन के ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को संवैधानिक रूप दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंचायत और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, ऑप्शन बी है जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ऑप्शन सी है पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्य संदर्भ में प्रश्नों में से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि जिले में पंचायत तथा नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिले के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिले की किसी समूह ग्रुप और उसके भाग का एक जिला पंचायत में है। इसके लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय में निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो यह 2004 में हुआ था, केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,